दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो, अगर आपने कोई भी मरीन का क्लेम हैंडल किया होगा तो आप इस प्रॉब्लम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। आपने ये प्रॉब्लम ज़रूर फेस की होगी कि जो जीएसटी का ट्रीटमेंट है मरीन क्लेम्स में, क्योंकि ये जीएसटी आने के बाद एक बहुत ही पेक्यूलियर सी चीज़ देखी गई है कि मरीन क्लेम्स में उसका क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसके लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं हम लोगों के माइंड में, जिसको आज हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे मिलकर। तो आइए इस टॉपिक को देखते हैं। नमस्कार, मैं वरुण सोनी आपके लिए ये मरीन क्लेम्स के ऊपर एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अगर सीधा टॉपिक पे आए, तो बात हो रही थी मरीन क्लेम्स की। तो मरीन क्लेम्स में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर क्लेम में कंसाइनर और कंसाइनी, ये दो व्यक्ति होते हैं। जब ये माल कंसाइनर से कंसाइनी की तरफ जाता है तो या तो इन द मिडल ऑफ द वे, या फिर जब कंसाइनी के पास वो माल पहुंच जाता है तो वो डैमेज्ड निकलता है, या फिर अगर रास्ते में ट्रक पलट जाए तो भी वो डैमेज माना जाता है। जब वो अनलोड किया जाता है तो उसकी सेग्रीगेशन होती है और उसमें कुछ डैमेज कुछ सेफ निकल के आता है। ऐसा करने पर कंसाइनी ऑब्वियसली वो जो खराब माल है उसको वो रिजेक्ट कर देता है, यानी कि उसको वो मना कर देता है लेने से। तो उस दौरान कंसाइनर इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम डालता है उन पर्टिकुलर गुड्स के लिए। मान लीजिए अगर इनवॉइस के अंदर 100 गुड्स थे तो उसमें से केवल 50 डैमेज हुए हैं, तो 50 का ही क्लेम वो डालेगा। तो इन 50 आइटम्स के लिए जो कंसाइनी है वो डेबिट नोट इशू करेगा इन फेवर ऑफ कंसाइनर, और जो कंसाइनर है वो क्रेडिट नोट इशू करेगा इन फेवर ऑफ कंसाइनी। इसलिए जो पर्टिकुलर सप्लाई थी, सप्लाई यानी यहां से यहां 100 गुड्स जाने थे, तो उसमें से 50 गुड्स डैमेज निकले, तो खाली 50 का ही सप्लाई माना जाएगा कंप्लीट, क्योंकि बाकी 50 के लिए उन्होंने डेबिट क्रेडिट नोट्स एक्सचेंज करके इन्होंने अपनी परचेज कम कर ली और इन्होंने अपनी सेल को घटा लिया। तो ना इन्होंने अपनी सेल को माना और ना ही इन्होंने माना कि मैंने कुछ माल इससे परचेज किया है इस पर्टिकुलर 50 डैमेज के रिस्पेक्ट में। तो क्वेश्चन यहां ये उठता है कि ये जब कंसाइनर इन 50 गुड्स का क्लेम डालेगा इंश्योरेंस कंपनी में, तो क्या उस पे जीएसटी पेबल होना चाहिए? द आंसर इज नो, बिकॉज जब जीएसटी लॉ के हिसाब से वो सप्लाई मानी ही नहीं जा रही, क्योंकि आपने उसे डेबिट क्रेडिट नोट के जरिए सेट ऑफ कर दिया, आपने अपनी सेल कम कर ली और इन्होंने अपनी परचेज को कम कर लिया, देन वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ जीएसटी? बट जो करंट प्रैक्टिस चल पड़ी है मार्केट में, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। वो भेड़ चाल की वजह से आजकल जीएसटी का कंपोनेंट मरीन क्लेम्स की पेमेंट में ऐड किया जा रहा है, which leads to a revenue loss to the insurance companies and a very big loss. तो वो प्रैक्टिस जो है देखा देखी एक दूसरे को देखकर वो चल रही है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो प्रैक्टिस गलत है, बट वो एक चलन चल पड़ा है इसलिए वो प्रैक्टिस आ रही है। उसमें हो क्या रहा है कि कंसाइनर को ही इज नॉट liable to charge the GST and the consignee is not liable to pay the GST to him on this 50 damaged goods.
but the insurance company is in turn paying that GST component to the consignor who is the insured also. तो कंसाइनर को डबल बेनिफिट हो रहा है, डबल बेनिफिट, एंड विच इज लीडिंग टू ऑल्सो लीडिंग टू रेवेन्यू लॉस टू द इंश्योरेंस कंपनीज, जो कि नहीं होना चाहिए. इसीलिए मेरा सबसे ये आग्रह भी है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, कि इस चीज को हम सामने लेकर आए ताकि इंश्योरेंस कंपनीज को रेवेन्यू लॉस ना हो और इंश्योर्ड को अनड्यू एडवांटेज ना मिले. और जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, जिसकी हमने पिछली वीडियोस में भी बात की है, वो बरकरार है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसमें बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज होते हैं, उसकी वजह से बहुत सारी कंफ्यूजन्स थी जो हमने मिलकर समझने की आज कोशिश करी. तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारी आगे आने वाली वीडियोस में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स कवर होंगे जिनको पहले कभी नहीं उठाया गया है. तो मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते रहें. थैंक यू सो मच.